नमस्ते, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम डैन है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि monday.com का उपयोग करके आप अपने प्रोजेक्ट्स और टास्क्स को अधिक प्रभावी ढंग से कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। monday.com सबसे लोकप्रिय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यह आपको और आपकी टीम को एक ही आसान से इस्तेमाल होने वाले वर्कस्पेस में प्रोजेक्ट्स की योजना बनाने, ट्रैक करने और उन पर सहयोग करने में मदद करता है। इस शुरुआती अनुकूल ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि monday.com कैसे काम करता है और आप अपने वर्कस्पेस को शुरू से सही तरीके से कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप ठीक ठीक जान जाएंगे कि अपने टास्क्स को कैसे मैनेज करें और चीज़ों को अधिक कुशलता से कैसे पूरा करें। आइए monday.com पर साइन अप करके शुरू करते हैं। सबसे अच्छा ऑफर पाने के लिए डिस्क्रिप्शन के टॉप पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको monday.com के लिए हमारा सबसे अच्छा मौजूदा ऑफर मिल जाएगा और हम वहीं से ट्यूटोरियल शुरू करेंगे। मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा और साइन अप करना फ्री है, तो अपना अकाउंट अपने ईमेल एड्रेस या गूगल अकाउंट से बनाएं और फिर हम शुरुआती कुछ प्रॉम्प्ट्स को नेविगेट करेंगे। शुरुआती कुछ स्क्रीन आपसे कुछ बुनियादी जानकारी पूछेंगी। मैं यहाँ काम के लिए हूँ और मैं एक टीम मेंबर हूँ, फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। इस ट्यूटोरियल में मैं हमारे छोटे मेडिक्स मीडिया टीम का उदाहरण लूंगा। तो मैं अपनी टीम के लिए 2 से 5 लोग चुनूंगा और अपनी कंपनी के लिए 1 से 19 चुनूंगा। फिर मैं फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और यहाँ मैं सबसे पहले क्या मैनेज करना चाहता हूँ इसके लिए अदर चुनूंगा और फिर सबसे पहले किस पर फोकस करना चाहता हूँ इसके लिए टास्क मैनेजमेंट चुनूंगा। आपको कुछ और सवाल भी मिल सकते हैं। मैंने पहले क्या इस्तेमाल किया है इसके लिए अदर पर क्लिक करूंगा और monday.com के बारे में मैंने कैसे सुना इसके लिए यूट्यूब चुनूंगा। फिर जारी रखें। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि टीम मेंबर्स कैसे जोड़ें और अब हम ट्यूटोरियल से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं ऊपर दाईं ओर एक्स पर क्लिक करूंगा और हम 1 सेकंड में अपना बोर्ड एक साथ नाम देंगे, तो इसे भी बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही। अब हम अपने नए अकाउंट के मुख्य दृश्य में आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए आपको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहता हूँ कि प्लान्स कहाँ हैं। ऊपर टॉप टूलबार में सी प्लान्स पर क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट रूप से हम अगले 14 दिनों के लिए स्टैंडर्ड प्लान के ट्रायल पर हैं और यहीं से आप फ्री में डाउनग्रेड कर सकते हैं। फिलहाल चार्ज होने की चिंता न करें, क्योंकि ट्रायल के लिए हमें अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स दर्ज करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसी व्यू से अगर आप पेड प्लान लेने का फैसला करते हैं तो आप लागत का अनुमान लगा सकते हैं। यहीं पर आप अपनी टीम के लिए सीट्स की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं और यहाँ आपके पास मंथली और ईयरली प्राइसिंग टॉगल है। फ्री प्लान की सबसे बड़ी सीमाएं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वे हैं, आपके पास 2 सीट्स, 3 बोर्ड्स और 200 आइटम्स की सीमा होगी। मैं फ्री प्लान के बारे में और जानकारी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आइए इस प्लान तुलना को बंद करते हैं, क्योंकि हम इस ट्यूटोरियल में अपना स्टैंडर्ड प्लान ट्रायल जारी रखेंगे। अब हम फिर से अपने होम व्यू पर लौटते हैं। monday.com में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यह समझना है कि आप जिस काम को मैनेज करने जा रहे हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या है। यह जटिल नहीं है, लेकिन डिफ़ॉल्ट नामकरण कन्वेंशन कभी कभी उलझन पैदा कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको हर एक को उदाहरणों के साथ समझाऊंगा ताकि यह आसानी से समझ में आ जाए। हायरार्की को सबसे अच्छे तरीके से समझाने के लिए सबसे पहले मैं सभी स्तरों के नाम बता देता हूँ, फिर हम हर एक को एक एक करके विस्तार से देख सकते हैं। आइए इसे बंद कर देते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपरी स्तर पर हमारे पास जिसे वर्कस्पेस कहा जाता है वह है। इस डिफ़ॉल्ट उदाहरण में आप देख सकते हैं कि इसे यहाँ मेन वर्कस्पेस कहा गया है। इसके बाद हमारे पास बोर्ड्स होते हैं। ये बोर्ड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट कहलाता है। बोर्ड्स को ग्रुप्स में व्यवस्थित किया जाता है और हम यहाँ 2 ग्रुप्स देख सकते हैं, टू डू एंड कंप्लीटेड। ग्रुप्स आइटम्स को व्यवस्थित करते हैं और आप देख सकते हैं कि इस पहले ग्रुप में डिफ़ॉल्ट रूप से कुछ आइटम्स जोड़े गए हैं और अंत में सबसे निचले स्तर पर हमारे पास सब आइटम्स होते हैं। हमारे उदाहरण में कोई सब आइटम्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन अगर हम यहाँ टास्क 1 को विस्तार से देखें और एक सब आइटम जोड़ें तो ये ऐसे दिखेंगे, एक्सपैंड और कोलैप्स होने पर। अब जब हमने संगठनात्मक हायरार्की के हर स्तर का नाम जान लिया है, तो चलिए एक नया उदाहरण बनाते हुए हर स्तर को और करीब से देखते हैं। संगठनात्मक हायरार्की के सबसे ऊपर हमारे पास वर्कस्पेसेस होते हैं। वर्कस्पेसेस में कई बोर्ड्स होते हैं और आप वर्कस्पेसेस को विभागों, टीमों या बड़े लक्ष्यों के अनुसार बोर्ड्स को समूहित करने के रूप में सोच सकते हैं। इस वर्कस्पेस का नाम बदलने के लिए वर्कस्पेसेस के बगल में 3 डॉट्स वाले मेन्यू पर क्लिक करें, फिर एडिट वर्कस्पेस और उसके बाद रिनेम वर्कस्पेस चुनें। और मैं मेडिक्स मीडिया टाइप करूंगा ताकि हम अपना वास्तविक उदाहरण शुरू कर सकें। ये वर्कस्पेस खास है, इसे मेन वर्कस्पेस कहा जाता है और इसे हटाया नहीं जा सकता। तो अगर आप केवल एक ही वर्कस्पेस रखना चाहते हैं तो हम इस मेन वर्कस्पेस को एडिट करेंगे ताकि सबसे साफ सुथरा सेटअप मिल सके। आइए मेन्यू खोलते हैं और मैनेज वर्कस्पेस पर क्लिक करते हैं। यहाँ अगर चाहें तो हम एक विवरण भी जोड़ सकते हैं।
तो मैं एडिट पर क्लिक करूंगा और जोड़ूंगा मेडिक्स मीडिया यूट्यूब चैनल के लिए काम को ट्रैक करना। अगर हम यहाँ क्लिक करें तो हम आइकन और बैकग्राउंड कलर भी बदल सकते हैं। मैं इसे गहरे लाल रंग में बदलूंगा और एम को ही रखूंगा। अगर आप इन्हें कई विभागों के लिए सेटअप करना चाहते हैं तो आपको और वर्क स्पेस जोड़ने पड़ सकते हैं। नया वर्क स्पेस जोड़ने के लिए मेन्यू खोलें और ऐड न्यू वर्क स्पेस पर क्लिक करें। हमारे वर्क स्पेस का आइकन बदल जाएगा, लेकिन हम इस आइकन पर क्लिक करके इसे और भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जब तक हम एंटरप्राइज प्लान पर नहीं हैं, सभी नए वर्क स्पेस सभी टीम सदस्यों के लिए खुले रहेंगे। और मैं ऐड वर्क स्पेस पर क्लिक करूंगा। अगर हम यहाँ इस ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि वर्क स्पेस के बीच कैसे नेविगेट किया जाता है। और इस वीडियो में हम इस मुख्य वर्क स्पेस को मॉडिफाई करना जारी रखेंगे। तो चलिए यहाँ जाते हैं, न्यू वर्क स्पेस पर स्विच करते हैं, फिर 3 डॉट मेनू पर क्लिक करते हैं और डिलीट वर्क स्पेस पर क्लिक करते हैं। हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है कि यह सफलतापूर्वक डिलीट हो गया है और हम हमेशा मेनू में वापस जा सकते हैं और यहाँ से अपने आर्काइव और ट्रैश को देख सकते हैं। आइए ट्रैश पर क्लिक करते हैं और हम देखेंगे कि हमारा नया वर्क स्पेस ट्रैश में है। अगर हम इस एक्शन मेनू में जाएं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिस्टोर या डिलीट परमानेंटली के विकल्प हैं। फिलहाल मैं इससे बाहर निकलूंगा और वापस इस मुख्य वर्क स्पेस में नेविगेट करूंगा। अब जब हमने देखा कि अपने पहले वर्क स्पेस को कैसे मैनेज करना है, तो आइए अब बोर्ड्स पर नज़र डालते हैं। बोर्ड्स को ग्रुप्स में बांटा जा सकता है और इनमें हमारे काम से जुड़ी जानकारी होती है, जैसे टास्क के नाम, ऑनर और स्टेटस। ये डिफ़ॉल्ट बोर्ड माई फर्स्ट प्रोजेक्ट कहलाता है और ये थोड़ा और स्पष्ट हो सकता है। तो चलिए यहाँ 3 डॉट वाले मेनू को खोलते हैं और इसका नाम बदलकर डिफ़ॉल्ट बोर्ड रखते हैं। हम इसे बाद में डिलीट या आर्काइव कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी कभी बोर्ड के कॉलम्स देखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये कॉलम्स वही हैं जो हमारे पास यहाँ टास्क, ऑनर, स्टेटस आदि के लिए हैं। तो इस बोर्ड को हटाने के बजाय चलिए रेफरेंस मटेरियल के लिए एक जगह बनाते हैं। प्लस पर क्लिक करें, फिर एक फोल्डर जोड़ें। हम इसे संदर्भ सामग्री कहेंगे। अपने डिफ़ॉल्ट बोर्ड के मेनू में मूव टू, फिर मूव टू फोल्डर पर क्लिक करें। फिर हम अपने नए बनाए गए रेफरेंस मटेरियल फोल्डर को चुन सकते हैं। अब ये डिफ़ॉल्ट बोर्ड अच्छी तरह से सहेजा गया है और हम यहाँ फोल्डर को खोल या बंद कर सकते हैं। मुझे monday.com की एक बात पसंद है कि आप अक्सर ऐसे किसी एक्शन को मेनू से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें क्लिक करने और ड्रैग करने योग्य होती हैं। हम इस बोर्ड को आसानी से इस फोल्डर के अंदर और बाहर ड्रैग करके इधर उधर ले जा सकते हैं। नया बोर्ड जोड़ने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करें और बोर्ड के अंतर्गत हमारे पास 2 विकल्प हैं, नया बोर्ड और टेम्पलेट से प्रारंभ करें। हम एक नया बोर्ड खाली शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं स्टार्ट विथ टेम्पलेट चुनूं सिर्फ देखने के लिए, तो आप यहाँ सभी विकल्प देख सकते हैं। हमारे पास लगभग हर चीज़ के लिए टेम्पलेट्स हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं और इन्हें एक्सप्लोर करने, संशोधित करने, और अगर ये आपकी ज़रूरतों के अनुसार नहीं है तो इन्हें आर्काइव करने में कोई हर्ज नहीं है जब तक आप प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। इस तरह आपको यह भी पता चल जाएगा कि अगर आप बाद में कोई टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी बदलाव कैसे करें। मैं यहाँ ऊपर से टेम्पलेट सेंटर को बंद कर दूंगा, फिर वापस ऐड बोर्ड, न्यू बोर्ड पर जाऊंगा और यहाँ हमारे पास एक साधारण बोर्ड सेटअप विंडो है। हम यहाँ मेडिक्स मीडिया में जो काम करते हैं उसके लिए हमारे पास कई बोर्ड हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वर्क स्ट्रीम ट्यूटोरियल्स बनाना है, इसलिए मैं इस बोर्ड का नाम ट्यूटोरियल्स रखूंगा। टेलर माई बोर्ड और क्विक स्टार्ट दोनों ही आपको लगभग एक जैसे बोर्ड से शुरू कराएंगे। आइए क्विक स्टार्ट चुनते हैं, क्योंकि मैं आपको बाद में कॉलम और व्यूज जोड़ना सिखाऊंगा। हम इस बोर्ड को केवल चुनिंदा टीम सदस्यों के लिए प्राइवेट बना सकते हैं या बाहरी मेहमानों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी प्राइवेसी सेटिंग को मेन पर ही रखूंगा। इस तरह जब मैं बाद में टीम के सदस्यों को आमंत्रित करूंगा तो उन्हें तुरंत एक्सेस मिल जाएगा। अब क्रिएट बोर्ड पर क्लिक करें। क्विक स्टार्ट में ये 3 डिफ़ॉल्ट कॉलम शामिल होंगे, पर्सन, स्टेटस और डेट, और हम देख सकते हैं कि हमारे लिए शुरू करने के लिए 3 आइटम बनाए गए हैं, टास्क 1, 2 और 3। बाएं पैनल में मैं इस ट्यूटोरियल्स बोर्ड को सबसे ऊपर खींच कर ले जाऊंगा। अब जब हमने अपने पहले बोर्ड को देख लिया है तो आइए देखें कि हम बोर्ड की जानकारी को अलग अलग समूहों में कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। ये नया बोर्ड 2 समूहों से शुरू होता है, करने योग्य और पूर्ण। ये रंग कोडित हैं, संकुचित किए जा सकते हैं, हम इन्हें नया नाम दे सकते हैं, और बोर्ड्स के अपने 3 डॉट मेनू होते हैं जो तब दिखाई देते हैं जब आप समूह हेडर पर या समूह हैंडल के पास होवर करते हैं। आइए इसे खोलते हैं ताकि हम अपने विकल्प देख सकें। मुख्य बातें जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वे यह हैं कि आप इस समूह को सूची के नीचे दिए गए इन विकल्पों से डिलीट या आर्काइव कर सकते हैं, और आप इस समूह को डुप्लीकेट कर सकते हैं या किसी अन्य बोर्ड पर भी ले जा सकते हैं।
इनमें से कई अन्य विकल्प जैसे समूह को संकुचित करना, सभी आइटम्स का चयन करना और नाम बदलना, हम इन्हें यहाँ मेनू से कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें समूह से सीधे भी कर सकते हैं बिना मेनू खोले। मैं आपको यह एक नए समूह का उपयोग करके दिखाता हूँ। तो चलिए ऐड ग्रुप पर चलते हैं और यह उस समूह के नीचे एक नया समूह बना देगा जिस पर हमने अभी क्लिक किया था। अगर हम इस समूह के नाम पर होवर करें और उसे चुनें तो हम इसका नाम अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं और मैं इसे इन प्रोग्रेस कहूंगा। इसी तरह अगर आपने नाम बदलने के लिए क्लिक किया है और इस रंगीन स्वैच पर होवर करके क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ कुछ रंग विकल्प भी हैं। और टू डू, इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड जैसे समूहों का उपयोग करना काम को व्यवस्थित करने का एक काफ़ी लोकप्रिय तरीका है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में अपने काम को किसी और तरीके से समूहित करना अधिक उपयुक्त हो सकता है। उदाहरण के लिए मेडिक्स मीडिया में हम में से कुछ वीडियो क्रिएटर्स हैं जो ट्यूटोरियल्स पर काम करते हैं। मेरे सहकर्मी है ना? तो हमारे लिए यह अधिक समझदारी होगी कि हम हर वीडियो क्रिएटर के लिए एक समूह बनाएं। मैं आगे बढ़कर इन तीनों समूहों का नाम बदल देता हूं। तो वर्क स्पेसेस, बोर्ड्स और ग्रुप्स सभी काम को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। आइटम्स असल में खुद काम होते हैं और आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट रूप से इन आइटम्स को टास्क्स कहा जाता है। आइए देखें कि हम इन्हें कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इस मेडिक्स मीडिया संगठन के लिए मुझे लगता है कि monday.com में एक आइटम को एक ट्यूटोरियल के रूप में दिखाना समझदारी होगी। किसी टास्क का नाम बदलने के लिए चलिए टास्क के नाम पर होवर करते हैं जब तक कि बॉक्स की रूपरेखा न दिखे और फिर एडिट करने के लिए क्लिक करते हैं। इस ट्यूटोरियल का शीर्षक monday.com ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स 2025 है। किसी भी कॉलम के लिए हम उसके बॉर्डर पर होवर करके जब तक हैंडल न दिखे उसे रिसाइज कर सकते हैं। हम बाईं ओर के मेनू के साथ भी यही कर सकते हैं जिससे हमें ज्यादा या कम जगह मिल सकती है। आइटम नाम के दाईं ओर यह आइकन उस आइटम पर अपडेट बातचीत दिखाएगा। अगर हम इसे खोलते हैं तो हम यहाँ अपडेट कर सकते हैं और दूसरों को मेंशन कर सकते हैं, फाइलें अटैच कर सकते हैं और एक्टिविटी लॉग देख सकते हैं। मुझे इस वीडियो की रिकॉर्डिंग से थोड़ा ब्रेक लेना है तो मैं यहाँ वापस जाकर जल्दी से एक अपडेट कर दूंगा। मेरे लिए रिकॉर्ड करने के लिए अभी भी कुछ सेक्शन बाकी हैं। फिर यहाँ ऊपर टूल बार में हमारे पास कुछ टेक्स्ट एडिटिंग विकल्प हैं। मैं एक चेकलिस्ट जोड़ूंगा और फिर अपने बाकी बचे वीडियो चैप्टर्स नोट कर लूंगा ताकि मुझे याद रहे कि कहाँ से दोबारा शुरू करना है। फिर मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा और इस पैनल को बंद कर दूंगा। और अब हम देख सकते हैं कि इस आइटम के लिए हो रही बातचीत की एक त्वरित गिनती दिखाई दे रही है। पर्सन के तहत हम एक टीम सदस्य जोड़ या हटा सकते हैं। मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगा कि किसी नए व्यक्ति को कैसे इनवाइट करें। अगला स्टेटस कॉलम आपकी ज़रूरतों के अनुसार लचीला है। डिफ़ॉल्ट रूप से हमारे पास इस पर काम चल रहा है, अटका हुआ है, हो गया है और यह डिफ़ॉल्ट स्थिति है। लेकिन मैं इन विकल्पों को हमारे वीडियो वर्कफ्लो के अनुसार बेहतर बनाना चाहता हूं, तो चलिए यहाँ एडिट लेबल्स पर क्लिक करते हैं। इनमें से प्रत्येक के लिए हम लेबल का मान संपादित कर सकते हैं, लेबल का रंग बदल सकते हैं और पूरी तरह से नए लेबल भी जोड़ सकते हैं। हम लेबल्स के क्रम को भी बदल सकते हैं। इसके लिए बाईं ओर होवर करने पर जो हैंडल दिखता है उसका उपयोग कर सकते हैं और हर लेबल के पास एक 3 डॉट्स वाला मेन्यू भी होता है। यहीं पर आपको लेबल्स को निष्क्रिय या हटाने के विकल्प मिलेंगे। लेकिन ध्यान दें कि अगर हम इस स्टेटस के मेन्यू को देखें तो हम किसी ऐसे लेबल को डिलीट नहीं कर सकते जो फिलहाल किसी आइटम को असाइन किया गया हो। साथ ही ये डिफ़ॉल्ट लेबल जिसे ग्रे रंग असाइन किया गया है खास है। अगर हम उस मेन्यू को खोलें तो हम डिफ़ॉल्ट लेबल को न तो निष्क्रिय कर सकते हैं और न ही डिलीट कर सकते हैं। ये वही स्टेटस है जो अपने आप असाइन हो जाता है जब आप कोई नया आइटम बनाते हैं। आप इस लेबल को खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन शुरू नहीं हुआ हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। मैं कुछ मिनट लेकर अपने लेबल्स को कस्टमाइज़ करूँगा। मैं इन्हें लागू करूँगा। अंत में हमारे पास एक तारीख का फील्ड है। अगर हम इस तारीख पर क्लिक करें तो एक कैलेंडर पिकर खुल जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर हम समय को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मैं इस टास्क की तारीख महीने के बाद के किसी समय के लिए रखूँगा। हम यहाँ बस क्लिक करके नया आइटम जोड़ सकते हैं, उसे एक नाम दे सकते हैं और हर नया आइटम अपना खुद का 3 डॉट वाला मेन्यू रखेगा। यहाँ एक उपयोगी विकल्प है किसी आइटम को डुप्लीकेट करना, और आप देख सकते हैं कि डुप्लीकेट करने के लिए अपडेट्स के साथ या बिना अपडेट्स के विकल्प मौजूद हैं। तो अगर हम अपने पहले आइटम के मेन्यू में जाएं तो हम बिना अपडेट्स के डुप्लीकेट कर सकते हैं और यह उस आइटम के ठीक नीचे डुप्लीकेट हो जाएगा जिस पर हमने क्लिक किया था। अगर मैं इस कॉलम को विस्तार से देखूं तो यह आइटम को एक कॉपी के रूप में दिखाएगा। मैं यहाँ अपने ग्रुप में जाऊँगा और इन आइटम्स को पूरा करने के लिए अपनी कुछ और हाल की ट्यूटोरियल्स जोड़ूंगा। अब आप सोच सकते हैं कि हम अपने आइटम्स में और भी ज़्यादा डिटेल्स कैसे जोड़ सकते हैं, और इसके लिए ही सब आइटम्स होते हैं। ये संगठनात्मक संरचना का सबसे निचला या सबसे सूक्ष्म स्तर होते हैं। अपने किसी आइटम में सब आइटम्स जोड़ने के लिए बस आइटम के नाम के बाईं ओर बने फोल्ड होने वाले तीर पर होवर करें, फिर इसे विस्तार से देखने के लिए क्लिक करें। सब आइटम्स में कितनी डिटेल शामिल करनी है
यह आपके व्यक्तिगत वर्कफ्लो पर निर्भर कर सकता है, या शायद आप एक टीम के रूप में कुछ नियम तय कर सकते हैं। इस उदाहरण में मैं थंबनेल, स्क्रिप्टिंग और पब्लिशिंग के लिए सब आइटम्स शामिल कर सकता हूँ। ये ट्यूटोरियल प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जिन्हें मुझे दूसरों को सौंपने की आवश्यकता हो सकती है ताकि वे मेरी मदद कर सकें, इसलिए इन्हें सब आइटम्स के रूप में रखना समझदारी है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल शामिल करनी है तो आप हमेशा सब आइटम अपडेट्स टैब का उपयोग कर सकते हैं, और यह उसी तरह काम करता है जैसे आइटम्स अपडेट्स टैब के लिए करता था। मैं इसे अभी के लिए बंद कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट रूप से हम प्रत्येक सब आइटम पर एक ऑनर, स्टेटस और तारीख दर्ज कर सकते हैं। जब तक हम टीम को पूरा नहीं कर लेते, मैं इन सब आइटम्स पे खुद को जोड़ दूंगा। सब आइटम स्तर पर स्टेटस के लिए हमारे पास स्टक, वर्किंग ऑन इट, डन और डिफ़ॉल्ट विकल्प हैं। तो ये वे स्टेटस से अलग हैं जिन्हें हमने ऊपर आइटम स्तर पर कस्टमाइज किया था। ये सब आइटम स्टेटस मेरे लिए ठीक हैं, लेकिन आप हमेशा इन लेबल्स को एडिट कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले किया था। और फिर अंत में आप एक तारीख दर्ज कर सकते हैं। जब हम अपनी सब आइटम सूची को संक्षिप्त करेंगे तो हमें यहाँ आइटम स्तर पर सब आइटम्स की संख्या दिखाई देगी। हमारे पास अपने अपडेट्स की गिनती है, और अगर हम इसे खोलें और अपनी चेकलिस्ट में से 2 आइटम्स को चेक कर दें तो हमें एक छोटा सा संकेतक भी दिखाई देगा जो उस चेकलिस्ट पर हमारी प्रगति दिखाता है। तो हमें हमेशा एक नज़र में ही ये पता चल जाता है कि किसी भी दिए गए आइटम के साथ क्या हो रहा है। सब आइटम्स संगठनात्मक पदानुक्रम का अंतिम स्तर थे, लेकिन अब तक मैं केवल खुद को ही कार्य सौंप सकता हूँ क्योंकि इस वर्कस्पेस में मैं ही अकेला व्यक्ति हूँ। आइए देखें कि हम टीम के सदस्यों को कैसे जोड़ सकते हैं। टीम के सदस्यों को जोड़ने से पहले मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलने जा रहा हूं ताकि चीजें स्पष्ट रहें। मैं यहां ऊपर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा, फिर माई प्रोफाइल पर। मैं इस आइकन पर होवर करूंगा ताकि प्रोफाइल तस्वीर बदल सकूं और फिर एक तस्वीर अपलोड करूंगा। यहां आप अपनी छवि को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करें और सेव करें। बहुत बढ़िया। मैं इसे बंद कर दूंगा। और हमारे पास टीम के सदस्यों को आमंत्रित करने के कुछ तरीके हैं। अगर हम किसी को विशेष रूप से किसी बोर्ड में आमंत्रित करना चाहते हैं तो हम यहाँ ऊपर दाईं ओर इस इनवाइट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप नाम या टीम के द्वारा आमंत्रित कर सकते हैं अगर वे पहले से मंडे में मौजूद हैं, या हम उन्हें ईमेल पते के द्वारा आमंत्रित कर सकते हैं। मैं कैलिब को अपने ट्यूटोरियल्स बोर्ड में इस तरह आमंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे अपने पूरे वर्कस्पेस में आमंत्रित करना पसंद करूंगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कैसे करना है। आइए इस इनवाइट विंडो पर एक्स पर क्लिक करें। फिर वर्कस्पेस के 3 डॉट मेनू में हम मैनेज वर्कस्पेस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मेंबर्स पर क्लिक करें और मैनेज यूजर्स चुनें। ध्यान दें कि अब हम एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग्स के यूजर टैब में हैं। मैं इस पॉपअप को बंद करने जा रहा हूँ, और आप हमेशा यहाँ वापस आ सकते हैं अगर आप अपनी प्रोफाइल सेटिंग्स और एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। उपयोगकर्ता हमें वापस उसी स्थान पर ले आएंगे जहां हम थे। एक यूजर जोड़ने के लिए आइए यहाँ आई और इनवाइट पर क्लिक करें। और इस ट्यूटोरियल के लिए मैं अपने दूसरे ईमेल पते में से एक को कैलिब के रूप में आमंत्रित करूंगा। मान लेते हैं कि आपके टीम के सदस्य भी monday.com का नियमित रूप से उपयोग करेंगे, तो आप यहाँ मेंबर चुन सकते हैं। आप उन्हें तुरंत एडमिन के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं, या अगर उन्हें योगदान देने की आवश्यकता नहीं है जैसे कि इस ट्यूटोरियल में, तो मैं व्यूअर पर क्लिक करूंगा और मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगा कि हम उसे एडमिन कैसे बनाते हैं। मैं इनवाइट पर क्लिक करूंगा और इसे बंद कर दूंगा, और हम देख सकते हैं कि हमारे नए यूज़र की स्थिति पेंडिंग है। यहीं पर हम यूज़र का रोल बदल सकते हैं, और हमारे पास एक चेतावनी है कि monday.com एक और एडमिन जोड़ने की सलाह देता है। तो यहाँ मैं आकर इस यूज़र को एडमिन में बदल सकता हूँ, फिर वह चेतावनी गायब हो जाएगी। अब मैं एक नया टैब खोलूँगा और इस ईमेल में लॉग इन करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि निमंत्रण कैसा दिखेगा। तो अब हम मेरे इनबॉक्स में हैं और आपका टीममेट ऐसा एक ईमेल देखेगा। अगर हम इसे खोलें तो हम निमंत्रण स्वीकार कर सकते हैं। फिर वे आगे बढ़ने के लिए अपना नाम और पासवर्ड दर्ज करेंगे, और एक बार फिर इस ट्यूटोरियल के लिए मैं कैलिब की भूमिका निभा रहा हूँ। फिर वे जारी रखें पर क्लिक करेंगे। वे अपनी वर्तमान भूमिका, अपना विभाग और monday.com का उपयोग कैसे करने की योजना बना रहे हैं यह चुनेंगे। उन्हें और भी टीम सदस्यों को आमंत्रित करने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं इसे छोड़ दूंगा और एक्स पर क्लिक करूंगा। मैं एक प्रोफाइल पिक्चर जोड़ूंगा। यह हमें इस ट्यूटोरियल के लिए चीज़ों को स्पष्ट रखने में मदद करेगा। मैं इसे झूम आउट करूंगा, क्रॉप करूंगा और सेव करूंगा, और फिर डन पर क्लिक करूंगा। जब मैं पहली बार कैलिब के रूप में monday.com में प्रवेश करूंगा तो मैं सबसे पहले हमारे ट्यूटोरियल्स बोर्ड में इस वर्कस्पेस को देखूंगा। ऊपर दाईं ओर मैं देख सकता हूं कि मैं कैलिब के रूप में लॉगिन हूं, और आपको अभी अभी जो प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की है उसे देखने के लिए पेज को रिफ्रेश करना पड़ सकता है। लो, हो गया।
मैं इसे बंद कर दूंगा। और जब मैं यहाँ हूँ तो मैं कैलिब के ग्रुप के तहत कुछ आइटम्स भी जोड़ देता हूँ। और अब जब मैंने कैलिब को इस वर्कस्पेस में शामिल कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि जब मैं पर्सन पर क्लिक करता हूँ तो मैं उसे एक विकल्प के रूप में चुन सकता हूँ। एक बार जब आपके टीम के सदस्य आमंत्रित हो जाते हैं तो ये अपडेट टैब और भी उपयोगी हो जाता है। तो अगर मैं क्लिप के पहले आइटम के लिए इसे खोलूं तो मैं डैन को ओम मेंशन कर सकता हूं और कह सकता हूं मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मैं इसे अपडेट कर सकता हूं, यहां से बाहर निकल सकता हूं और इस बिंदु पर मैं कैलिब के इंस्टेंस से साइन ऑफ करूंगा और monday.com पर लौट जाऊंगा जो डैन के तहत मेरा मूल इंस्टेंस है। आइए अब ऐसा करते हैं। तो मैंने कैलिब के रूप में इम्पर्सोनेट करना बंद कर दिया है। मैंने साइन ऑफ कर लिया है। मैं फिर से डैन के रूप में साइन इन हो गया हूं और आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन वही है जहां कैलिब ने मुझे मेंशन किया है। मैं इसे बंद कर देता हूं। और अब जब हमने एक टीममेट को आमंत्रित कर लिया है तो मैं आपको कुछ अलग अलग तरीके दिखाऊंगा जिनसे हम अपने बोर्ड्स के साथ कुछ सामान्य व्यूज़ का उपयोग करके इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारा वर्तमान व्यू यहाँ मेन टेबल कहलाता है और इसमें एक 3 डॉट मेन्यू है। हम यहाँ व्यू को पिन कर सकते हैं जो तब मददगार होता है जब हमारे पास कई व्यूज़ हों, लेकिन हम इसे शेयर भी कर सकते हैं। मैं शेयर व्यू पर क्लिक करूंगा और मुझे यह शेयर करने योग्य लिंक खास तौर पर बाहरी शेयरिंग या इसे जल्दी से बुकमार्क करने के लिए बहुत उपयोगी लगता है। प्रीव्यू पर क्लिक करने से आपका बोर्ड एक नए टैब में खुलेगा और आप देख सकते हैं कि आपका साझा किया गया बोर्ड कैसा दिखता है। आइए अभी के लिए इस टैब को बंद कर देते हैं और मैं शेयर विंडो भी बंद कर दूंगा। अगर आप शेयरिंग बंद करना चाहते हैं तो यहाँ इस बैनर पर क्लिक करें और स्टॉप चुनें। अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम कभी भी फिर से शुरू कर सकते हैं। मैं इसे बंद कर दूंगा। अब हम मुख्य टेबल के अलावा एक नया व्यू बनाएंगे। व्यू जोड़ने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करें और हम कई विकल्प देख सकते हैं। कैलेंडर और कानबन छोटे टीमों के लिए मेरे पसंदीदा हैं, तो चलिए इनमें से हर एक का एक व्यू जोड़ते हैं। मैं पहले कैलेंडर पर क्लिक करूंगा और अब हमारे बोर्ड के ऊपर एक टैब के रूप में ये कैलेंडर व्यू जुड़ गया है। कैलेंडर पर हम अपने टास्क्स को मुख्य रूप से तारीख के अनुसार व्यवस्थित देख सकते हैं और ये हमारे स्टेटस के अनुसार रंग कोडेड भी हैं। हम यहाँ तीरों की मदद से कैलेंडर में नेविगेट कर सकते हैं और यहाँ से अपने कैलेंडर विंडो को महीने, सप्ताह और दिन के बीच टॉगल कर सकते हैं। नई आइटम जोड़ने के लिए आपको मुख्य टेबल पर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैलेंडर व्यू के अंदर से ही काम जोड़ना पसंद करते हैं तो हम किसी भी तारीख पर ऐड पर क्लिक कर सकते हैं और कैलेंडर व्यू के अंदर से आइटम क्रिएशन मेन्यू कुछ ऐसा दिखता है। डिफ़ॉल्ट रूप से तारीख वही सेट होती है जिस दिन पर हमने क्लिक किया था। मैं इसे रद्द कर दूंगा। चलिए मेन्यू में ऊपर चलते हैं और इस कैलेंडर व्यू को हटा देते हैं और अब इसकी जगह हम एक कनबन व्यू जोड़ेंगे। क्लासिक कनबन स्टाइल में आइटम कार्ड्स के रूप में दिखाई देते हैं और कार्ड्स को हर स्टेटस के लिए कॉलम्स में व्यवस्थित किया जाता है। कार्ड्स पर हमारे पास वही कॉलम डेटा है जो हमने अपनी मुख्य टेबल पर देखा था। अपडेट काउंट्स और सब आइटम्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं। हम अपने असाइन किए गए लोगों को देख सकते हैं। सब कुछ ड्रैगेबल है और हम अपने कॉलम्स को बहुत ही आसानी से जब चाहें कहीं भी अलग अलग क्रम में थोड़ा सा समय लेकर ले जा सकते हैं। मैं अब आगे बढ़कर अपनी चीज़ों को फिर से व्यवस्थित करूंगा। आप यहाँ से एक नया आइटम जोड़ सकते हैं या आप कॉलम पर क्लिक करके एक नया कार्ड भी जोड़ सकते हैं। अगर हम इस कार्ड को खोलने के लिए क्लिक करते हैं तो हम यहाँ बाकी जानकारी भर सकते हैं। आइए इसे बंद कर दें। अगर आप कॉलम हेडर में 3 डॉट वाले मेनू पर क्लिक करते हैं तो आप कॉलम लिमिट भी सेट कर सकते हैं। जब आप किसी दिए गए कॉलम के लिए लिमिट सेट करते हैं तो वह लिमिट यहाँ कॉलम हेडर में दिखाई देगी। आप यहाँ अतिरिक्त सेटिंग्स भी पा सकते हैं। मैं क्लिक करके खोलूंगा और मेरे मामले में मैं डिवाइड बाय चुन सकता हूँ, फिर ग्रुप का चयन कर सकता हूँ। इस तरह हम में से हर एक क्रिएटर को इस व्यू में अपनी जिम्मेदारियों की ओर स्पष्ट तस्वीर मिलती है। आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास मेरे लिए एक ग्रुप है और कैलिब के लिए एक ग्रुप है। हमारे पास ये भी विकल्प है कि हम अपने कार्ड्स किस तरह दिखेंगे इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं इसे खोलूंगा और हम आसानी से कॉलम्स को ड्रैग और ड्रॉप करके हटा सकते हैं या फिर से जोड़ सकते हैं। यह सुविधा टास्क या आइटम लेवल और सब टास्क या सब आइटम लेवल दोनों के लिए काम करती है। अपने कार्य आइटम्स को ट्रैक करने के तरीके को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि कॉलम्स और फिल्टरिंग का उपयोग करके कैसे अधिक नियंत्रण पा सकते हैं। एक बिल्कुल नया कॉलम जोड़ने के लिए चलिए ऊपर मुख्य टेबल व्यू में वापस चलते हैं। इस पहले ग्रुप के सबसे दाईं ओर कॉलम जोड़ने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करें। अब हमें कॉलम का प्रकार चुनना होगा और हमारे पास किसी भी जानकारी को प्रबंधित करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं।
उदाहरण के लिए हमारी टीम के लिए यह उपयुक्त होगा कि हम अपने थंबनेल फाइल्स को आइटम के साथ अटैच रखें। मैं एक फाइल्स कॉलम जोड़ूंगा। हम अपने कॉलम्स का नाम कॉलम मेनू का उपयोग करके बदल सकते हैं। मैं उसे खोलूंगा और नाम बदलूंगा और इसे थंबनेल कहूंगा। और हम अपने कॉलम को टेबल में कहीं भी खींचकर नई जगह पर रख सकते हैं। अब मैं यहां होवर करूंगा और अपने आइटम में दिखने वाले ऐड मैनेज फाइल्स बटन पर क्लिक करूंगा। मैं अपने कंप्यूटर से अपलोड करूंगा और इस ट्यूटोरियल के लिए जो थंबनेल फाइल मेरे पास है उसे चुनूंगा। एक बार जब यह अपलोड हो जाएगा तो आप हमारी मुख्य टेबल पंक्ति में यहाँ एक छोटी सी प्रीव्यू देख पाएंगे। कॉलम्स के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कॉलम्स आपके आइटम्स के लिए होते हैं वे आपके सब आइटम्स के कॉलम्स से अलग होते हैं। इसका मतलब है आप हर स्तर पर अलग अलग चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। अगर मैं इस आइटम के लिए सब आइटम्स खोलूं तो उदाहरण के लिए हमारे पास सब आइटम स्तर पर वह थंबनेल कॉलम नहीं है जो मैंने ऊपर आइटम स्तर पर जोड़ा था। सब आइटम स्तर के लिए नए कॉलम्स को ठीक उसी तरह यहाँ जोड़ा जा सकता है जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। अगर कॉलम्स हमें अधिक डेटा देखने देते हैं तो फिल्टरिंग हमें यह तय करने में मदद करती है कि हम अपने काम को देखते समय वास्तव में क्या देखना चाहते हैं। इस टॉप बार में चलिए फिल्टर पर क्लिक करते हैं। फिल्टरिंग के दो मुख्य प्रकार हैं, त्वरित फिल्टर और उन्नत फिल्टर। क्विक फिल्टर्स हमें हमारे पास मौजूद कॉलम्स का एक उच्च स्तरीय दृश्य देते हैं और यह दिखाते हैं कि अगर हम इनमें से किसी भी फिल्टर पर क्लिक करें तो कितने आइटम्स लागू होंगे। तो अगर मैं क्विक फिल्टरिंग का उपयोग करके कोई स्टेटस चुनता हूं तो केवल वे आइटम्स दिखेंगे जो डन स्टेटस में हैं। बेहतर देखने के लिए मैं बस उस फिल्टर विंडो को बंद कर देता हूं। अगर मैं फिल्टर विंडो को फिर से खोलूं तो हम यहां उस फिल्टर को क्लियर कर सकते हैं और हमारे अन्य आइटम्स अब दिखने लगेंगे। फिर मैं आपको दिखाने के लिए एडवांस्ड फिल्टर्स पर स्विच कर सकता हूं। एडवांस्ड फिल्टर्स के तहत हमारे पास जटिल मानदंडों का सेट बनाने के लिए अधिक नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए हम ऐसे कार्यों को फिल्टर कर सकते हैं जिनका स्टेटस नॉट स्टार्टेड नहीं है, तो ये केवल वही कार्य दिखाएगा जो शुरू हो चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ कुछ और या लॉजिक के साथ नए फिल्टर जोड़ सकते हैं और अपनी चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तारीख पिछले हफ्ते के बाद की होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा फिल्टर है जिसका आप अक्सर उपयोग करेंगे तो आप इसे एक व्यू के रूप में सेव कर सकते हैं। मैं सेव एज न्यू व्यू पर क्लिक करूंगा और ऊपर यह डिफ़ॉल्ट रूप से टेबल नाम से सेव हो जाएगा। तो मैं मेनू खोलूंगा, रिनेम व्यू पर क्लिक करूंगा और इसे स्टार्टेड वर्क नाम दूंगा। अब जब आप जान गए हैं कि कॉलम कैसे जोड़ते हैं और उन पर कैसे फिल्टर लगाते हैं तो अब आपको monday.com में अपने बोर्ड्स का उपयोग करने की अच्छी समझ हो गई है। बोर्ड्स के अलावा हम अपने वर्कस्पेस में डॉक्यूमेंट्स और डैशबोर्ड्स भी जोड़ सकते हैं। दोनों ही हमें अपने काम में अधिक स्पष्टता पाने में मदद करते हैं और ये खास तौर पर छोटी टीमों के लिए बहुत उपयोगी हैं। आइए इन दोनों का एक एक उदाहरण देखते हैं। अपने वर्कस्पेस में डॉक्यूमेंट जोड़ने के लिए बाएं मेनू में प्लस बटन पर क्लिक करें, फिर डॉक चुनें और फिर न्यू डॉक पर क्लिक करें। मैं इसे रिकॉर्डिंग चेकलिस्ट कहूंगा। मैं इसकी प्राइवेसी को मैन पर ही रखूंगा और फिर क्रिएट डॉक पर क्लिक करूंगा। उन टीमों के लिए जिनके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स बहुत काम आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक एडिटर है और इसमें हर तरह का ब्लॉक मौजूद है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो आपके पास अपने डॉक्यूमेंट को अपनी पसंद के अनुसार फॉर्मेट करने की पूरी आज़ादी है। हमारे पास यह सुविधा भी है कि हम monday.com से अपने बोर्ड्स जैसी चीज़ें सीधे अपने नए डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। अगर आप शुरू से शुरू नहीं करना चाहते तो आप एक टेम्पलेट से भी शुरू कर सकते हैं। डॉक शुरू करने के बाद आप इन टेम्पलेट्स में से कोई भी चुन सकते हैं या फिर ऐड डॉक स्टार्ट विद टेम्पलेट पर वापस जाकर भी चुन सकते हैं। मान लीजिए आप मीटिंग मिनट्स के लिए एक डॉक बनाना चाहते हैं। मैं इसे चुनूंगा और यूज टेम्पलेट पर क्लिक करूंगा। monday.com हमारे टेम्पलेट बोर्ड्स बनाएगा। इस टेम्पलेट में monday.com कुछ मीटिंग मिनट्स का एक आउटलाइन बनाएगा, फिर एक बोर्ड बनाएगा एक्शन आइटम्स के लिए और फिर उस बोर्ड के एक्शन आइटम्स को सीधे टेम्पलेट में ही जोड़ देगा। अगर हम उस नए बोर्ड एक्शन आइटम्स पर जाएं और आइटम 1 का नाम बदल दें, फिर मीटिंग समरी पर वापस आएं, तो आप देख सकते हैं कि ये आइटम्स रियल टाइम में कैसे लिंक्ड हैं। डैशबोर्ड्स हमें अपने काम को एक अलग तरीके से देखने का मौका भी देंगे। अपने वर्कस्पेस में कोई आइटम जोड़ने के लिए फिर से प्लस पे क्लिक करें और डैशबोर्ड चुनें। यहाँ हम इसे एक नया नाम दे सकते हैं, प्राइवेसी सेट कर सकते हैं और फिर क्रिएट डैशबोर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। monday.com आपको डैशबोर्ड बनाने के 2 स्टेप्स के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। पहला स्टेप है एक बोर्ड को डेटा सोर्स के रूप में जोड़ना। मैं अपना ट्यूटोरियल बोर्ड चुनूंगा। दूसरा स्टेप है विजेट्स का चयन करना।
विजेट्स हमें अपने डेटा सोर्स बोर्ड से उपयोग किए जा रहे डेटा को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं। आइए अपना पहला विजेट जोड़ें पर क्लिक करें। लोकप्रिय विजेट्स इस क्विक सिलेक्ट मेनू में दिखाए गए हैं और मैं चार्ट पर क्लिक करूंगा। ये विजेट डिफ़ॉल्ट रूप से एक क्लिक में जुड़ जाता है और यह पहले से ही उपयोगी है। मैं इसे आगे बढ़कर ट्यूटोरियल्स बाय स्टेटस नाम दूंगा। इसके बाद हम इन विजेट्स को डैशबोर्ड पर ऊपर वाले हैंडल का उपयोग करके इधर उधर कर सकते हैं और विजेट्स इंटरेक्टिव हैं। तो अगर मैं यहाँ रिकॉर्डिंग स्टेटस पर क्लिक करता हूँ तो बोर्ड से वह एक आइटम यहाँ इस बार के नीचे दिखेगा। हम डैशबोर्ड्स को विस्तार से कवर नहीं करेंगे, लेकिन चलिए इसे बंद करते हैं और एक और विजिट जोड़ते हैं ताकि मैं आपको सेटिंग्स दिखा सकूं। मैं ऐड विजिट पर क्लिक करूंगा और एक और चार्ट जोड़ूंगा। मैं इसका नाम बदलकर क्रिएटर के अनुसार ट्यूटोरियल्स रखूंगा। फिर मैं आगे बढ़कर इस मेनू को खोलूंगा, फिर सेटिंग्स खोलूंगा। चार्ट टाइप के तहत मैं इसे पाई चार्ट में बदल दूंगा। मैं इसे समेटूंगा और लेबल्स खोलूंगा, फिर स्टेटस को हटा दूंगा, उसके बाद पर्सन टाइप करूंगा और एंटर दबाऊंगा। मैं एक्स पर क्लिक करूंगा और अब मेरे डैशबोर्ड पर मेरा दूसरा विजिट है जिसे मैं चाहूं तो फिर से व्यवस्थित कर सकता हूं। ऑटोमेशन पर जाने से पहले जो monday.com की सबसे शक्तिशाली विशेषताओं में से एक है, आइए संक्षेप में देखें कि नोटिफिकेशन कैसे काम करते हैं और आप मेनू में महत्वपूर्ण सेटिंग्स कहां पा सकते हैं। आप monday.com में कहीं से भी नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हैं। आपकी टॉप बार में बेल आइकन आपको नोटिफिकेशन पर ले जाएगा। नोटिफिकेशन वह जगह है जहां आपको अलर्ट मिलेंगे जब आपको किसी आइटम में मेंशन किया जाएगा, जैसे हमने यहाँ केलब के रूप में किया था। आप इन्हें तब भी देखेंगे जब आपको किसी आइटम के लिए असाइन किया जाएगा। नोटिफिकेशन के बगल में ट्रे आइकन आपको अपडेट फीड पर ले जाएगा। यहाँ आप सभी अपडेट्स देख सकते हैं जो हो रहे हैं और आप यहाँ पढ़े और न पढ़े गए अपडेट्स के बीच फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ एक टैब है जिससे आप सीधे अपनी मेंशन फिर से देख सकते हैं। अपडेट फीड में आप बिल्कुल वैसे ही इंटरेक्ट कर सकते हैं जैसे आप सोशल मीडिया फीड में करते हैं। हम इस पर रिएक्ट कर सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि और किसने इसे देखा है। हम इसे पढ़ा या ना पढ़ा के रूप में मार्क कर सकते हैं। मैं अपना फिल्टर एडजस्ट करूंगा ताकि वह वापस आ जाए और अगर चाहें तो हम यहाँ एक रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। हमारे पास एक मेनू भी है जिसमें कुछ विकल्प होते हैं और अपडेट फीड में बुकमार्क करें विकल्प इसे हमारे बुकमार्क किए गए टैब में जोड़ देगा ताकि हम इसे बाद में आसानी से देख सकें। अब जब आप जान गए हैं कि अपनी नोटिफिकेशन कहाँ ढूंढनी है, तो आइए देखें कि monday.com में सेटिंग्स कहाँ मिलती हैं। मैं इस विंडो को बंद करूंगा और फिर अपनी अवतार पर क्लिक करूंगा ताकि सेटिंग्स विंडो खुल जाए। यहाँ से आप अपने अकाउंट के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पहुँच सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी नोटिफिकेशन में बदलाव करना चाहते हैं जिन्हें हमने अभी देखा था, तो आप उन्हें माई प्रोफाइल के तहत पा सकते हैं। वहाँ से आप नोटिफिकेशन सेटिंग्स के साथ साथ अन्य प्रोफाइल सेटिंग्स भी पा सकते हैं जिनकी आपको उम्मीद हो सकती है। ट्रैश और आर्काइव महत्वपूर्ण हैं अगर आपको कभी उन आइटम्स को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता हो जिन्हें आपने हटाया था। यदि आप टूल्स बदल रहे हैं और आपके पास बहुत सारा काम है जिसे आपको monday.com में जोड़ना है, तो इंपोर्ट डेटा आपके लिए उपयोगी होगा। और यदि आप monday.com को किसी बड़े संगठन के लिए सेटअप कर रहे हैं, तो टीम्स बनाना और उनका प्रबंधन करना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अंत में सेटिंग्स में एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन वह जगह है जहां आप सिक्योरिटी, अकाउंट कस्टमाइजेशन, बिलिंग, यूजर्स, जैसा कि हमने पहले देखा था, और बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। अब जब आपने सेटिंग्स और नोटिफिकेशंस देख लिए हैं, तो एक आखिरी चीज़ है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं और वह है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एक इंटरमीडिएट या एडवांस्ड फीचर है और आप इनका उपयोग दक्षता बढ़ाने व मैनुअल कार्य कम करने के लिए करते हैं। लेकिन monday.com ऑटोमेशन को आसान और सुलभ बनाता है। मैं आपको एक साधारण ऑटोमेशन दिखा देता हूं ताकि ये कहाँ है पता चले और आप आगे दक्षता बढ़ाने के लिए अन्य संभावित ऑटोमेशन के बारे में सोच सकें। चलिए वापस अपनी बोर्ड पर चलते हैं। अब मैं अपने मुख्य ट्यूटोरियल्स बोर्ड पर वापस आ गया हूं और मैं ऊपर जाकर इस ऑटोमेट बटन पर क्लिक करूंगा ताकि ऑटोमेशन पेज खुल जाए। monday.com में ज़्यादातर चीज़ों की तरह यहाँ भी हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं और हमें शुरुआत करने के लिए कुछ टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। कई स्वचालन यदि यह तो वह तर्क का पालन करेंगे। कुछ बेसिक टेम्पलेट्स, उदाहरण के लिए जैसे जब कोई आइटम बनाया जाता है तो क्रिएटर को व्यक्ति के रूप में असाइन करें, या जब स्टेटस किसी चीज़ में बदलता है तो किसी को नोटिफाई करें। इनमें से कई टेम्पलेट्स आपको वे एप्लीकेशन शामिल करने की सुविधा देते हैं जिन्हें आप नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, जैसे जीमेल, गूगल कैलेंडर या आउटलुक। सादगी के लिए चलिए पहले इस पहले वाले को टेस्ट करते हैं और यूज़ टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं। ऐसी आसान ऑटोमेशन के लिए ऑटोमेशन बिल्डर काफ़ी सरल है।
हम ट्रैश बिन का उपयोग करके ऑटोमेशन के कुछ हिस्सों को डिलीट कर सकते हैं और प्लस बटन हमें कंडीशन या एक्शन जोड़ने की सुविधा देते हैं। एक कंडीशन एक अतिरिक्त मानदंड होगा जिसे हमें पूरा करना पड़ सकता है। एक एक्शन क्रिएटर असाइन करने के अलावा कोई और काम हो सकता है, जैसे कि कोई तारीख सेट करना। मैं इस ऑटोमेशन का सबसे सरल रूप बनाऊंगा। इसके लिए मैं अंडरलाइन किए गए पर्सन पर क्लिक करूंगा और यहाँ भरने के लिए एक पर्सन टाइप कॉलम ढूंढूंगा। मेरे मामले में और शायद आपके मामले में भी वह कॉलम पहले से ही पर्सन कहलाता है। एक बार जब मेरा कॉलम चुन लिया जाएगा तो मैं क्रिएट ऑटोमेशन पर क्लिक करूंगा। ये हमें हमारी ऑटोमेशन की मैनेज टैब में ले जाएगा। हम अभी अभी क्रिएट में थे। मैनेज टैब हमें वे ऑटोमेशन दिखाता है जो हमने पहले से बनाए हैं। हम इस ऑटोमेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और यहाँ मेनू में बदलाव भी कर सकते हैं। आइए इस ऑटोमेशन को टेस्ट करने के लिए एक और आइटम बनाते हैं। मैं इस विंडो को बंद कर दूंगा। मैं अपना वर्तमान फिल्टर साफ करूंगा और फिर एक नया आइटम जोड़ूंगा जिसका नाम होगा न्यू ऑटोमेशन टेस्ट। और जब मैं अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाऊंगा तो monday.com हमें दिखाएगा कि ऑटोमेशन चल रहा है। अब मैं देख सकता हूं कि मैं ही असाइन किया गया व्यक्ति हूं। मुझे इसके बारे में एक नोटिफिकेशन मिलने वाला है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं और फिर अगर हम ऑटोमेशन खोलें तो हम रन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। यह मेनू में है। हम डिटेल्स खोल सकते हैं और अगर चाहें तो यहीं से सीधे उस आइटम पर जा सकते हैं। ये तो ऑटोमेशन की सिर्फ शुरुआत है। लेकिन अब तक अगर आप पहले से साथ नहीं चल रहे थे तो आपको monday.com में अपना काम दर्ज करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। याद रखें कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करने से आपको monday.com के साथ अभी उपलब्ध सबसे अच्छा डील मिलेगा। और देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझे बताएं।